गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम लोग एक नया लॉ लेके आए हैं कि और उस लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। जो नेक्स्ट लॉ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल 5 लॉज हैं, तो नेक्स्ट लॉ का नाम क्या है, लॉ नंबर सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए बेटा, आगे जो लॉज आएंगे इनकी जो डेफिनेशंस है वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, क्लियर, इतनी आसानी से सीधी तौर से समझ नहीं आती हैं। तो मैं डेफिनेशन पहले आपको नहीं पढ़ाऊंगा, हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एक आधी, और उस एग्जांपल से हम लोग एक लिंक बनाएंगे और उसके थ्रू हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बच्चे, जो वाटर होता है, वाटर के मिलने के हमारे पास कितने सोर्सेज हैं? बहुत सारे सोर्सेज हैं ना। वाटर हमें पॉन्ड से भी मिलता है, तालाब जो आपके होते हैं। वाटर आपको किसी नहर से भी मिल सकता है जिसको कैनाल बोलते हैं हम लोग, है ना। वाटर हमें थ्रू रेन भी मिलता है ना। और वाटर हमें वेल से भी मिलता है, वाटर हमें ओशियन से भी मिलता है ना। वाटर हमें ग्लेशियर से भी मिलता है। तो मतलब वाटर के मिलने के हमारे पास सोर्सेज क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम water can be obtained from sea, है ना। water can be obtained from pond, water can be obtained from lake, है ना। water can be obtained from well, है ना। फिर water can be obtained from canal, है ना। तो मतलब काफ़ी सारे सोर्सेज हैं वाटर के मिलने के। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वाटर आप कहीं से भी ले लो, क्या वाटर का कभी फॉर्मूला चेंज होगा? यहाँ को जो वाटर होगा उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O, क्लियर। यहाँ का जो वाटर होगा उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O। यहाँ का जो वाटर होगा उसका फॉर्मूला भी क्या होगा, H2O। मतलब वाटर आप कहीं से भी ले लो, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, H2O ही होगा। मतलब वो हमेशा किससे बना होगा, 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से, क्लियर। ऐसा कहिए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, या 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से बनता है हमेशा क्या, वाटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वाटर हम किसी भी सोर्स से ले रहे हैं। वाटर सिर्फ किससे बन रहा है, 2 तरह के एलिमेंट से बन रहा है। किससे बनता है वाटर, सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट से। और वो एलिमेंट्स क्या है आपके, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या, ऑक्सीजन। मतलब वाटर कहीं से भी ले लो, वो हमेशा किससे बनेगा, 2 तरह के एलिमेंट से, एक का नाम हाइड्रोजन, दूसरे का ऑक्सीजन। एक तो ये बात होगी। और दूसरी बात क्या है, मैं एक और लिंक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और वो क्या है, मासेस का लिंक। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, मैं सीरियल वाइज यहाँ लिखूंगा, पहले इसके लिए फिर सबके लिए, क्लियर। हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 2 एटम है, तो 2 एटम का मास कितना होगा, 2। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है, 60, क्लियर। तो अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, 1:8, क्लियर। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालता हूं तो वो क्या आएगा, 1:8। आप यहाँ के भी निकाल के देख लो, 2:16, और वो किसके बराबर आएगा, 1:8। आप यहाँ के वाटर का निकालो, वो भी रेशियो 1:8, यहाँ का भी 1:8 और यहाँ का भी 1:8। मतलब आप वाटर कहीं से भी लेते हो, वो हमेशा 2 तरह के एलिमेंट से बना होगा। और वो 2 एलिमेंट कौन से हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, क्लियर। और साथ में उनके जो एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो है, जिन एलिमेंट से हमारा कंपाउंड बन रहा है, उनके जो मासेस का रेशियो है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, एक सेम फिक्स्ड वैल्यू आ रहा है। अब देखो, मैंने अलग अलग सोर्सेज के वाटर लिखे हैं, और हर केस में वाटर सिर्फ किससे बन रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहा है ना। और उनके जो एलिमेंट्स के जो कंबाइन होने का जो मासेस का जो रेशियो है वो भी हमेशा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। इसी रेशियो में कंबाइन कर रहा है, हर बार रेशियो यही निकलेगी, क्लियर। तो ये 2 चीजें यहाँ पे नोट करने लायक है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, वो हमेशा किससे बनेगा, कोई भी एक केमिकल कंपाउंड है उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, वो हमें कहीं से भी मिल रहा होगा। एक केमिकल कंपाउंड हमें चाहे किसी भी सोर्स से मिले,
वो हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बना होगा। एक तो बात ये है, और दूसरी बात क्या है कि जिन एलिमेंट से वो बना होगा उन एलिमेंट्स का, जिन एलिमेंट से वो बना होगा उन एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, फिक्स्ड आएगा और सेम आएगा। क्लियर, सेम फिक्स्ड वैल्यू आएगी किसकी, मासेस के रेशियो की। क्लियर। अच्छा चलिए एक एग्जांपल तो ये है, एक एग्जांपल हम लोग और समझ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने के तरीके भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आपने 10th में रिएक्शन पढ़ी होगी, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इस रिएक्शन में भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डायरेक्ट कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या कि कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस केस में भी CO2 मिल रही है। फिर और क्या सोर्स हो सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। चेक करके देखिए, ये 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, कार्बोनेट 2 है, एक यहाँ पे आ गया, एक कार्बोनेट बच गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक लिया यहाँ से ऑक्सीजन और क्या बन गया, वाटर, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। 2 सोडियम थे, 2 सोडियम आ गए, कार्बोनेट ग्रुप 2 थे, एक इसके साथ चला गया, एक ग्रुप बच गया हमारे पास। ये हाइड्रोजन 2 थे, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया, वाटर बना दिया, और यहाँ पे क्या बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने 3 रिएक्शन लिखी हैं, मतलब 3 डिफरेंट सोर्सेस से मुझे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। एरो का मतलब होता है कि ये गैस है और एक्सपेल्ड हो रहा है। ठीक, तो 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं मेरे पास किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। लेकिन अगर आप नोट करो तो हर केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनी है वो 2 ही तरह के एलिमेंट से बन रही है। कौन कौन से एलिमेंट से, एक तो कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, है ना। सोर्स कुछ भी हो कार्बन डाइऑक्साइड का, 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं, लेकिन हमेशा वो किससे बन रहा है, 2 ही तरह के एलिमेंट से बन रहा है। और वो 2 तरह के एलिमेंट कौन से हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, है ना। तीनों में देखो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बन रहा है ना। तीनों सोर्सेज डिफरेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किससे बन रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन से, 2 ही तरह के एलिमेंट से बन रहा है। और हर केस में एक कार्बन का एटम है और 2 एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के। ऐसा कहिए एक मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का, यही है ना। तीनों में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और एक एटम कार्बन का, है ना। तो मतलब सोर्स कुछ भी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा किससे बन रही है, 2 तरह के एलिमेंट से, 2 तरह के सेम एलिमेंट से। वो कौन से हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। और अब इनके मासेस का रेशियो देख लेते हैं। अब इनके मासेस का रेशियो भी चेक कर लेते हैं, है ना। इनके मासेस का रेशियो भी चेक कर लेते हैं। तो कार्बन का मास कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का एक का मास 16, तो 2 अगर एटम है तो कितना मास हो जाएगा, 32। तो अगर रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, दिस इज 3:8। इस केस में भी निकालो, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का यहाँ भी 32, तो यहाँ भी रेशियो 3:8। यहाँ निकाल के देख लो, यहाँ भी कार्बन का मास कितना है 12 और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो 32, काटेंगे तो 3:8। मतलब तीनों केस में जो मासेस का रेशियो है वो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है। तो 2 एग्जाम्पल हमने देखी, दोनों एग्जाम्पल में हमें ये दिख रहा है कि भाई एक जो सेम केमिकल कंपाउंड है उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, वो हमें मिल चाहे किसी भी सोर्स से रहा हो, लेकिन उसमें गौर करने वाली बात क्या, सेम बात क्या है उसमें, कि वो केमिकल कंपाउंड हमेशा किससे बना होगा, सेम तरह के एलिमेंट से, एक ही तरह के एलिमेंट से बना होगा। और उन एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो है, उन एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो है, कौन से एलिमेंट जो कंपाउंड को बना रहे हैं, उनके जो मासेस का रेशियो होगा वो भी हमेशा क्या आएगी, एक सेम फिक्स्ड वैल्यू आएगी। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे। जो मैंने समझाया है यही आपका ये लॉ है। एग्जाम्पल्स थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। जो मैंने समझाया वही आपका लॉ है। क्या लॉ है, अब मैं इसकी स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ। जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया वही लॉ है कि एक केमिकल कंपाउंड
उसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, एक केमिकल कंपाउंड जिसका सोर्स चाहे कुछ भी हो, वो हमें कहीं से भी मिल रहा हो, क्लियर, वो हमेशा किससे बना होगा, सेम तरह के एलिमेंट से बना होगा, और उनके एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो है वो भी हमेशा क्या होगा, एक सेम फिक्स्ड वैल्यू होगी, क्लियर। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब किसी भी सोर्स से आपको कंपाउंड मिल रहा होगा, उनका जो कंपाउंड होगा वो हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बना होगा, और उनके जो मासेस का, उनके एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो होगा वो भी हमेशा क्या होगा, सेम होगा, क्लियर। तो एग्जांपल नोट कर लो। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो बड़ी, अब इसकी डेफिनेशन बहुत इजी होगी कि एक केमिकल कंपाउंड is always found to be made up of same elements combined together in the same fixed proportion by mass, क्लियर, कि एक केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एक केमिकल कंपाउंड जो है वो चाहे किसी भी सोर्स से मिल रहा होगा, वो हमेशा किससे बना होगा, किससे, सेम एलिमेंट से, और वो जो सेम एलिमेंट है वो हमेशा कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड मास रेशियो में। मतलब उनके एलिमेंट्स का जो मास का जो रेशियो होगा, वो एलिमेंट जो मिलके कंपाउंड बनाएंगे उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, फिक्स आएगा। तो ये केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। वो एलिमेंट जो मिलके कंपाउंड को बनाएंगे उनके मासेस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा, सेम आएगा, चाहे कंपाउंड का सोर्स कुछ भी हो। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्लियर। तो दिस इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब जैसा कि मैंने आपको जब ये लॉ स्टार्ट करवाए थे तो मैंने बोला था कि ये लॉज जो है वो काफ़ी पुराने हैं, क्लियर। और स्टार्टिंग में मैं बताना भूल गया, दिस लॉ इज गिवन बाय J.L. प्राउस्ट। ये लॉ हमें किसने दिया था, J.L. प्राउस्ट ने दिया था इन 1799। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लॉ काफ़ी पुराने हैं, क्लियर, और बहुत बेसिक लॉज हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें लिमिटेशंस होंगी, क्लियर। तो इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, अब हम वो देख लेते हैं, लिमिटेशंस। तो इस लॉ की सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, इसने क्या बोला कि ये लॉ तब होल्ड नहीं करेगा, ये लॉ तब होल्ड नहीं करेगा अगर जिस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं अगर वो एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा। अब वो कैसे नहीं करेगा, मान लीजिए कि जिस एलिमेंट की, जिस कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, उस कंपाउंड में कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक सोर्स में हम लोग ये मान लेते हैं कि उसका एक आइसोटोप प्रेजेंट है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो दूसरे सोर्स से हम लोग बात कर रहे हैं, हो सकता है कि उस दूसरे सोर्स के किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर उसी एटम का कोई दूसरा आइसोटोप प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में ये लॉ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो अगर ऐसा होता है कि एक सोर्स का जो एक मॉलिक्यूल होगा उस कंपाउंड का, हो सकता है उसमें डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट हो उस एलिमेंट का, और दूसरे सोर्स के मॉलिक्यूल में हो सकता है कहीं पे एक दूसरा आपका डिफरेंट आइसोटोप आ जाए उसी एलिमेंट का, तो उस केस में ये लॉ होल्ड नहीं करेगा। अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आई है तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ, तो आप उस एग्जांपल को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर। तो लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉ is not applicable if an element exists in different isotopic forms which may be
involved in the formation of compound। क्लियर? ये क्या था कि ये लॉ तब एप्लीकेबल नहीं होगा कि अगर हमारा एलिमेंट जो है वो अपने डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इट इज पॉसिबल कि हो सकता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का आइसोटोप डिफरेंट हो और दूसरे मॉलिक्यूल में उसी एलिमेंट का जो आइसोटोप है वो डिफरेंट इन्वॉल्व हो। मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल में जो सेम एलिमेंट है उनके डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट हो, तो उस केस में आपका ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात कर लेता हूँ। अब आपको पता है कि कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटोप होते हैं मेनली, C12, C13, C14। मतलब ऐसा कार्बन भी होता है जिसका मास 12 होता है, ऐसा कार्बन भी होता है जिसका मास 13 होता है और ऐसा कार्बन भी होता है जिसका मास क्या होता है 14 होता है। क्लियर? तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसा है जहाँ पे उसका मास कितना है 12 है, तो इस केस में फिर 12:32 तो क्या रेशियो आएगी 3:8। तो मैं मान लेता हूँ कि जो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है दूसरे सोर्स का, उसमें जो मेरा कार्बन का जो एटम प्रेजेंट है उसका कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है C14 वाला। कौन सा आइसोटोप प्रेजेंट है C14 वाला जिसका मास कितना है 14। एक केस में ऐसा आइसोटोप ले रहा हूँ जहाँ पे मास 12 है और दूसरे केस में जो आइसोटोप ले रहा हूँ उसका मास कितना है 14 है। तो अब यहाँ पे जब आप मासेस का रेशियो लोगे तो मासेस का रेशियो क्या आएगा 14:32, तो ये निकलेगा 7:16। तो इस केस में जो मासेस का रेशियो है वो सेम फिक्स्ड नहीं आएगा, जो कि लॉ बोल रहा। लॉ क्या बोलता था कि कोई भी सोर्स हो हमेशा जो मासेस का रेशियो है वो क्या होगा फिक्स्ड होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ऐसा एलिमेंट है जिसके डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि कभी कोई ऐसा केस आ जाएगा जिस केस में मास का रेशियो जो है वो सेम नहीं होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी कि अगर आइसोटोप्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे C12 वाला आइसोटोप था और यहाँ पे C14 वाला आइसोटोप था। क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। अब इसके अगले वाले लिमिटेशन क्या है, अब वो कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे सेम रेशियो में कंबाइन करें। कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि द एलिमेंट्स में combines in same ratio but the compound formed to be different। कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो सेम रेशियो में कंबाइन। कह रहा है वैसे तो वो कह रहा है कि एक कंपाउंड हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बना होगा और उन एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो होगा वो भी सेम होगा। लेकिन ये ऐसा कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे जो कंपाउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट हमारे सेम रेशियो में कंबाइन करें। अब इनके अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे प्रोडक्ट भी क्या मिलना चाहिए, हमें सेम ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स combined together in the same fixed proportion by mass। मतलब अगर एलिमेंट हमारे अगर सीधा सही है कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बनेगा और उनके जो कंबाइन होने का जो रेशियो वो भी सेम होगा, अगर सीधा सही है तो उल्टा भी तो सही होगा, है ना। अगर सीधी डेफिनेशन सही है तो उसको उल्टा करके देखो तो वो डेफिनेशन उल्टी भी तो सही होगी। मतलब जब भी कोई एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन करें तो उनसे कंपाउंड भी क्या बनना चाहिए, सेम बनना चाहिए ना। वो अगर ये कह रहे हैं कि एक सेम कंपाउंड वो कैसे बनता है, जब भी कोई एक सेम केमिकल कंपाउंड है अगर वो उनके एलिमेंट जो है वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में कंबाइन करते हैं, है ना। ध्यान से समझने की कोशिश करो इसको। वो क्या कह रहे हैं कि एक केमिकल कंपाउंड जो वो हमेशा किससे बनता है, सेम तरह के एलिमेंट से बनता है ना। और उनके जो कंबाइन होने का जो मासेस का जो रेशियो है वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो इसका उल्टा भी तो सही होगा ना कि अगर एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो उससे जो कंपाउंड बने वो भी सेम बनना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है ना। ध्यान से समझो, अगर वो कह रहे हैं कि केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बनता है और सेम रेशियो होता है मासेस का, तो अगर एलिमेंट्स का सेम रेशियो बार बार कंबाइन कर रहा है तो उससे जो कंपाउंड बनेगा वो भी क्या बनना चाहिए था, सेम ही बनना चाहिए था ना। तो मतलब उल्टा भी सही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होगा
कि हो सकता है कि एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन करें लेकिन उनका जो प्रोडक्ट आए वो क्या आए, डिफरेंट, है ना। वो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स में कंबाइन इन द सेम रेशियो, ऐसा हो सकता है कि एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन करें लेकिन जो कंपाउंड बनते हैं वो डिफरेंट भी बन सकते हैं। जैसे ये देखो C2H5OH, ये आपको पता है क्या, अल्कोहल, और CH3O ये आपको पता है क्या, ईथर। दिस इज ईथर एंड दिस इज अल्कोहल। अब ये इथेनॉल है और ये मिथॉक्सी मीथेन है क्या, या डाइमिथाइल ईथर है, क्लियर। अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का मास कितना होगा, 1 का 12 तो 2 का कितना होगा 24। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 1 6, तो 6 का मास 6, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 1 ऑक्सीजन का मास कितना 16। यहाँ कार्बन कितने हैं 2, तो 2 का मास कितना 24, ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन का मास कितना 16, और हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, और इसका मास क्या 6। तो देखो क्या रेशियो आती है इसकी, 2 के टेबल में जाएंगे सारे, 12:3:8, और यहाँ भी क्या है 12:3:8। अब देखो इन दोनों कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स के कंबाइन होने का रेशियो है, इन दोनों कंपाउंड्स में जो एलिमेंट के कंबाइन होने का रेशियो है बाय मास वो क्या है, सेम है, लेकिन कंपाउंड दोनों केस में क्या बन रहे हैं, डिफरेंट बन रहे हैं। और डेफिनेशन क्या थी कि केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब एक कंपाउंड है वो हमेशा सेम तरह के एलिमेंट से बनता है और उनके कंबाइन होने का जो रेशियो है वो भी क्या होता है, सेम होता है, राइट। और इसका मतलब क्या, वो उल्टा भी सही होना चाहिए था कि अगर किन्हीं एलिमेंट्स के कंबाइन होने का रेशियो सेम है, सेम एलिमेंट सेम रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे कंपाउंड भी क्या बनना चाहिए था, सेम। अगर सीधा सही है तो उल्टा भी सही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या देखा कि एलिमेंट्स के कंबाइन होने का जो रेशियो है वो तो सेम है, सेम एलिमेंट सेम कंबाइन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट सेम रेशियो बाय मास में कंबाइन तो हो रहे हैं लेकिन कंपाउंड जो है वो क्या बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है। यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, यहाँ पे ईथर बन रहा है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्लियर। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना, क्लियर। तो इफ़ यू लाइक वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। देखो सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और वहाँ पे जो बेल आइकन बना होता है उस बेल आइकन को प्रेस भी कर देना है ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।